Assalamu alaikum ji. Sports psychologists in the making. A good day to you. Hopefully, you are more and more into this most latest technology of how psychologists intervene and improve performance of people in sports. मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही रीसेंट सब्जेक्ट है। 20वीं सदी की 5वीं दिहाई में तकरीबन इसकी शुरुआत हुई थी और अब ये सब्जेक्ट मैटर जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा करियर्स जो हैं वो डेवलप हो गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा शोहरत है, इसमें बहुत ज़्यादा तहकीक की जा रही है, इसमें बेइंतहा सरमाया है, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल खेल जो है वो हमारी दुनिया की एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है। हजारों, करोड़ों, लाखों, बल्कि अरबों लोग स्पोर्ट्स को टेलीविजन के थ्रू देखते हैं और इससे एंटरटेन होते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स जो है वो टेलीविजन के लिए और अखबारात के लिए और रेडियो के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का रास्ता है और ये इस रेवेन्यू जनरेशन की वजह से स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग, प्लेयर्स, कोचेस, मैनेजर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, रिसर्चर्स, ट्रेनर्स जो हैं वो भी अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इसको इतना अदना जानना जो है अब वो अच्छी बात, दुरुस्त बात नहीं होगी कि ये माइनर सब्जेक्ट है। इट्स वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ करियर डेवलपमेंट। तो अगर आप इसको नहायत गौर से सब्जेक्ट मैटर को पढ़ेंगे, इसमें फैसिलिटी हासिल करेंगे, तो मुझे यकीन है कि बाकी ममालिक की तरह आप भी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में नाम पैदा कर सकेंगे और बेइंतहा शोहरत के और दूसरी वर्ल्डली चीज़ों के, मादी अशिया के हसूल कर सकेंगे। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इसलिए अब बहुत ही अहमियत की हामिल हो चुकी है और इसकी अहमियत को बिल्कुल आप कम ना समझिएगा। इसी नुक्ता नज़र से इसे पढ़िएगा। चलिए, इससे पहले कि हम देखें आज हम क्या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में आगाही हासिल करेंगे, देखते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या कुछ जान लिया था। आप जानते हैं कि जैसे आपका इम्तिहान, स्टडीज जो हैं वो आपके लिए टेंशन की बायस है, इसी तरह एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उसका मैच या उसकी कंपटीशन जो है दैट कुड बी ए सोर्स ऑफ टेंशन एंड heightened arousal for him or her. And that is what we had talked about in the last two lectures, that is lecture number 20 and 21. We had talked about certain ways of how the tension may come about, the arousal may come about. We had talked about certain theories and we had seen that those points of view which are posited as theories had a little bit, if not the entire, a little bit of truth in them. तो हमें पता चल गया था कि स्पोर्ट्स में, कॉम्पिटिशन्स में टेंशन और अराउजल और एंजाइटी जनरेट होती है और उस अराउजल और टेंशन और एंजाइटी की वजह से स्पोर्ट्स पर्सन्स को बहुत से प्रॉब्लम्स दरपेश होते हैं। इन प्रॉब्लम्स का हमने लेक्चर नंबर 21 में आपसे जिक्र किया था और बहुत डिटेल से किया था और उसी को रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। वी टॉक्ड अबाउट सर्टन स्ट्रेटजीज ऑफ कंट्रोलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर हाइपर अराउजल स्टेट्स and how those
aroused or heightened states may impact a person's sports performance negatively. हमने कहा था उसकी स्ट्रेटजीज हैं दो. नंबर 1, प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रेटजीज एंड इमोशन फोकस्ड स्ट्रेटजीज. प्रॉब्लम फोकस्ड वो जिनमें एक शख्स, एक एथलीट, एक स्पोर्ट्स पर्सन देखता है कि उसका मसला क्या है और कैसे हल किया जा सकता है, और इमोशन फोकस्ड वो जिसमें एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन देखता है कि उसके जज्बात, एहसासात क्या हैं और वो जज्बात और एहसासात उसको कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस से रोक रहे हैं. These were what we talked about. Then we talked about 2 styles of coping. And what were those styles? Called the approach coping and the avoidance coping. Approach coping is when the athlete or the sports person looks at the problem and faces it. And avoidance coping strategy was when the athlete or the sports person looks away, avoids resolving the problem. Based upon these, we had seen that there might be 4 strategies of coping with the given tension or arousal states which might hamper the sports person's top performance. And what were those 4 strategies? 1, problem-focused approach. Number 2, problem-focused avoidance. Then emotion-focused approach and emotion-focused avoidance. We went ahead in the last lecture then and we talked about some of the measurements of coping skills. हमने कहा था कि माहिरीन नफ्सियात ने ऐसी भी बहुत सी पैमाइशें बना ली हैं जिनके जरिए से हम कोपिंग स्किल्स को मेजर कर सकते हैं. जैसे जहानत को मेजर करते हैं, जैसे न्यूरोटिसिज्म को मेजर करते हैं, इसी तरह से माहिरीन नफ्सियात कोपिंग स्किल्स को भी मेजर करते हैं. और फिर आखिर में हमने जिक्र किया था 2 और बातों का कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कोपिंग स्किल्स जो हैं वो दूसरी जगहों पे अप्लाई की जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं और लाइफ सिचुएशंस पे अप्लाई की जा सकती हैं. और आखिरी बात जो हमने पिछली दफे आपसे गुजारिश की थी वो ये थी कि माहिरीन नफ्सियात ने अपने मुशाहिदात की बिना पे ये देखा कि जो वर्ल्ड लेवल के एथलीट्स हैं, जो वर्ल्ड बीटर्स हैं, जो ओलंपिक चैंपियंस हैं, जो एथलेटिक्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतते हैं, जो स्विमिंग में, जो रेसलिंग में, जो वेट लिफ्टिंग में, जो हॉकी में, जो क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीतते हैं, वो एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन्स कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं टू कोप विद देयर ओवर एंक्शियसनेस और एंजाइटी, सच दैट psychologists then came up with a list of strategies, and those strategies can be imparted, those through training, to other athletes, so the other athletes learn, or sports person learn to become as good as world-class athletes in at least controlling their over anxiousness and their over or hyper levels of arousal. ये हमने पिछली दफे आपसे जिक्र किया था. आज उसी से रिलेटेड हम मजीद डिटेल से आपको बातें बताएंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन से तरीका हाय कार हैं जिन पर चल के एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपनी हाइपर स्टेट ऑफ अराउजल, heightened state of arousal, heightened state of anxiety को कंट्रोल कर सकता है या कर सकती है. हम पिछले 3-4 लेक्चर्स में ये देख चुके हैं कि heightened arousal state या ओवर एंक्शियसनेस, जिसको हम तशवीश कहते हैं, अगर वो एक एथलीट में हो तो फिर एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस जो है वो आइडियल परफॉर्मेंस से कम हो जाती है. वी सॉ दैट देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एंजाइटी और बिटवीन कॉग्निटिव एंजाइटी और बिटवीन हाइटेंड अराउजल स्टेट एंड परफॉर्मेंस. तो अगर हम इस कॉग्निटिव एंजाइटी को
अगर हम हाइटेंड फिजियोलॉजिकल लेवल को, ये बढ़ी हुई तशवीश को कम करने के कोई तरीका कार सीख लें या एथलीट्स को सिखा दें, तो फिर एथलीट्स की एंजाइटी कम हो जाएगी, उनकी हाइटेंड लेवल ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाएगी और उसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर मुस्बत और मुनासिब असर पड़ेगा। और यही इसकी लॉजिक है दैट वी वांट all sports persons, particularly those who experience excessive high levels of anxiety and tension, by learning and practicing those relaxation strategies and technologies, these sports persons can learn to control and thereby improve their performance. देखें, परफॉर्मेंस का ताल्लुक स्किल से तो डेफिनेटली है, परफॉर्मेंस का ताल्लुक फिजिकल बिल्ड से भी डेफिनेटली है, परफॉर्मेंस का ताल्लुक टैलेंट से भी डेफिनेटली है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं खुदादाद सलाहियतें जो हैं वो भी स्पोर्ट्स में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमारे नफ्सियाती अवामिल भी हैं जो हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। हम जिन चीजों का जिक्र कर रहे हैं जहां स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इंटरवीन कर सकते हैं वो यही एरिया है जहां साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैम्पर और फैसिलिटेट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। Psychologists can intervene in those areas and thereby affect the performance of the sports persons. एक चीज जो माहिरीन नफ्सियात ने देखी है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर अच्छा और बुरा दोनों किस्म के असरात पड़ सकते हैं, वो है लेवल ऑफ एक्टिवेशन। अगर हमने आपको बताया था थियरीज में, अगर level of activation while performance is low, the performance would not be ideal. If the level of activation or physiological level is too high, then again the performance would be negatively affected. तो ये जो चीज है जिसको हम excessive high levels of anxiety या tension कहते हैं, इसका नेगेटिव असर होता है हमारी परफॉर्मेंस पर, और इसी को कंट्रोल करने के तरीके हमारे आज का लेक्चर का मेन स्ट्रेस है। अभी तक जितनी टेक्नोलॉजीज या जितनी स्ट्रैटेजीज माहिरीन नफ्सियात ने देखी हैं उनको हम 4 बुनियादी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। दे कैन बी included into 4 main categories of relaxation. And what are those 4 main categories? Number 1, progressive relaxation. How a sports person may relax himself or herself so that the heightened level, the excessively high level of anxiety or tension can be brought down, thus positively affecting performance. दूसरी चीज जो है, that is what is called autogenic training. Autogenic training resembles something like hypnosis. अपने आप को हमने कैसे ठीक करके अपनी heightened excessive anxiety level को कम करना है, that is autogenic training. Third is what's called meditation. Meditation, the third method, is a purely mental method. And fourth, the biofeedback method. Biofeedback method refers to controlling involuntary physiological responses. हैरानी की बात है ना, आपकी इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं, such as your blood pressure or someone's heartbeat, these can also be controlled by the methodology called biofeedback,
and that is the fourth way in which sports psychologists teach and train sports persons to relax. Each of these methods, procedures is unique in itself, and research has shown that each of these methods work in a definite way to do two things. What are those two things that the method may do? Number one, these methods or procedures decrease oxygen consumption. These methods and procedures decrease heart rate. These methods and procedures decrease level of respiration. And these methods and procedures decrease the tension, the activity in the muscles. तो ये चारों के चारों मेथड जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे इनको. आप मुतफक्कर ना हो. We are going to talk about these methods in great detail today. फिलहाल मैं बैकग्राउंड के तौर पे आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इन चार मेथड्स में क्या क्या कॉमनैलिटीज हैं. कॉमनैलिटी ये है कि ये चारों के चारों प्रोसीजर्स या मेथड जो हैं ये ऑक्सीजन कंजम्पशन को डिक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को कम करते हैं, रेस्पिरेशन और मसल एक्टिविटी को कम करते हैं. उसकी वजह से रिलैक्सेशन बढ़ती है. दूसरी चीज ये क्या करते हैं? दे इंक्रीज सर्टेन थिंग्स. व्हाट आर दोज थिंग्स? स्किन रेजिस्टेंस. दे इंक्रीज ब्रेन वेव्स. द ब्रेन बिकम्स मोर एक्टिवेटेड and thereby you or the athlete has the capacity to concentrate better. ये दो चीजें, ये चार मेथड्स जो हैं ये अचीव करने में हमारे लिए निहायत कारआमद साबित होते हैं. देखें, इसके साथ साथ बैकग्राउंड के तौर पर एक और भी गुजारिश कर दूं आपसे कि कुछ फैक्टर्स भी हैं which are necessary before a person can achieve relaxation. Number one, a mental device. A person must have a certain thought technology. He must learn to exercise control over his thoughts in a certain manner. We'll talk about that. Number two, a passive attitude facilitates relaxation. A mental attitude and a passive attitude facilitates what is called relaxation. Number three, decreased muscle tone. जरूरत से ज्यादा मसल्स में टेंशन नहीं होनी चाहिए. जरूरत से ज्यादा. Notice my words, because you as an athlete require a certain degree of muscular tension. But if the muscular tension is too high, then that tension would result in a negative response in your sports behavior. And the fourth thing that is required for relaxation response to take over a person or an athlete is a quiet environment. आपको याद है पिछले चंद लेक्चर्स के दौरान हमने आपसे गुजारिश की थी कि एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट का एक शख्स की ज़हनी हालत पर और उसके एहसासात और जज्बात पर गहरा असर होता है. अगर आपकी एनवायरनमेंट में मिसाल के तौर पर टेलीविजन जो है वो बहुत बुलंद आवाज से चल रहा है और टेलीविजन पे जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा मार धाड़ हो रही है, तो क्या ख्याल है आपकी रिस्पॉन्स क्या होगी? ऑब्वियसली योर ऑर्गेनिज्म वुड फील अराउज्ड. ऑन द अदर हैंड, अगर आपके कमरे में खामोशी है और अगर आपके कमरे में और एनवायरनमेंट में लाइट कम है और अगर आपके कमरे में सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर बिकॉज ऑफ दीज एनवायरमेंटल क्यूज यू वुड फील रिलैक्स्ड. एक आपसे यहां गुजारिश कर दूं कि जो कंपैरेटिव साइकोलॉजिस्ट्स हैं, दोज पीपल हु कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, they need certain environmental conditions in the laboratories where the animals are kept so that the animals are relaxed at the time of when they are conducting the experiment. मिसाल के तौर पर
comparative psychologists या animal psychologists require, let us say, white rats or pigeons or doves for conducting experiments in learning. If the animals, the white rats or the pigeons or the ducks or the doves, are too excited, then of course their learning would be hampered. So what they do is that when they bring those animals to the laboratory, they produce a certain kind of a sound in the laboratory. With that sound is recorded sound of sea waves. जो समुंदर की लहरों की आवाज है, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर उनको प्ले बैक किया जाता है लेबोरेटरी में, एंड दैट इज ए वेरी रिलैक्सिंग साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड, एंड दैट प्रोड्यूसेस ए रिलैक्स्ड organism in an animal. Research conducted by animal psychologists usually use that practice. That is an example of having a quiet environment. Research has shown related to human beings, when the human beings are exposed to that consistent sound, sea waves, so that sound also relaxes human subjects. We call it, in human psychology, we call it white noise. Some human experimental laboratories have recordings of white noise. They are called white noise generators, जिससे environment में समुंदर की लहरों की आवाज जो है वो आती रहती है, और उस वजह से जो सब्जेक्ट्स, ह्यूमन सब्जेक्ट्स हैं, वो रिलैक्स करते हैं. तो चौथी चीज जो हमने आपसे जिक्र किया, दैट इज ए क्वाइट एनवायरनमेंट. ए क्वाइट एनवायरनमेंट मीन्स प्रैक्टिकली नो साउंड, practically no light, and generally a stimulus-less room or hall or environment. उसमें एक शख्स जो है वो ज्यादा रिलैक्स्ड होता है. आपने महसूस किया होगा कि कमरा इम्तिहान में अगर शोर मच रहा हो, अगर बाहर लोग ज्यादा आ जा रहे हों, अगर ट्रैफिक का साउंड हो, अगर बाहर लाउड स्पीकर पे कोई शख्स अपनी अद्वियात बेच रहा हो सड़क पर, बसों का शोर हो, मिनी बसेस का शोर हो, रिक्शास का शोर हो, then you get distracted and then you don't perform as well because your level of activation increases. So that is what is meant by necessary condition of quiet environment. We are talking about 4 necessary conditions of relaxation. Number 1, a mental device. Number 2, a passive attitude. Number 3, decreased muscular tone. And number 4, a quiet environment. चलिए अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टेक्निक्स हैं रिलैक्सेशन की. उन टेक्निक्स का मैंने आपको अभी नाम बताया है कि इससे पहले कि हम उन टेक्निक्स का जिक्र करें, एक चीज जो आपको गौर से देखनी चाहिए वो ये है कि कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक आप इस्तेमाल करें, उसमें जरूरी है कि आप अपने सांस पर कंट्रोल करना सीखें. कंट्रोलिंग ब्रीदिंग, affecting breathing is an important strategy as a backgrounder for relaxation. तो इससे पहले कि हम उन 4 टेक्नोलॉजीज का जिक्र करें कि कैसे रिलैक्सेशन जो है वो अचीव की जा सकती है, let us first touch upon breathing. Psychologists have seen that breathing, सांस लेने की रफ्तार और सांस लेने का स्टाइल जो है, हैरानकुन बात आपको महसूस होगी, सांस लेने का स्टाइल या तरीका और सांस की रफ्तार जो है, इसका एक शख्स की लेवल ऑफ एक्टिवेशन पे या एंजाइटी पे या तशवीश पे बहुत गहरा असर पड़ता है. There are 2 patterns of breathing that are generally used by people. Number 1, chest breathing, and number 2, abdominal breathing. एक वो तरीका जिसमें
जो शख्स है वो सीने में सांस ले रहा, सीने के तक सांस ले रहा है, और दूसरा वो जिसमें वो डायफ्राम या एब्डोमिनल में सांस लेता है। आमतौर पर चेस्ट ब्रीदिंग जो है, इट इज कंसिडर्ड शैलो, it is considered irregular, it is considered rapid, and it shows a sign of emotional distress. If a person has emotional distress, his breathing would be chest breathing, and chest breathing would be shallow, irregular, and rapid. आप इस चीज पर गौर कीजिए कि अगर आपकी ब्रीदिंग शैलो है, जल्दी जल्दी आप छोटे छोटे सांस ले रहे हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। अगर इर्रेगुलर है, कभी लंबा और कभी छोटा सांस, कभी देर में आप कम सांस लें और कभी छोटे वक्फे में आप ज्यादा तेजी से सांस लें, दैट इज इर्रेगुलर। एंड रैपिड ब्रीदिंग, as if you have walked a long distance in a rapid manner and आप ऐसे लगा आपको सांस चढ़ा हुआ है। अगर इस तरह की एक शख्स की ब्रीदिंग है, तो वो शख्स जो है, माहिरीन नफ्सियात कहते हैं, that person manifests emotional distress. Chest breathing therefore is a sign of heightened anxiety or heightened state of arousal. Opposed to that is abdominal breathing. Abdominal breathing is deep, regular and slow. एक तो वो आपके एब्डोमिनल तक जा रही है ब्रीदिंग, दूसरे उसमें रेगुलरिटी है और रेगुलरिटी स्लो है। ये देखें कि चेस्ट ब्रीदिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है। Chest breathing was shallow, irregular and rapid. Abdominal breathing is deep, regular and slow. Now research shows that those people who are relaxed when they indulge in abdominal breathing, or conversely, abdominal breathing manifests a relaxed state of body and mind in a person. Whereas chest breathing manifests emotional distress, chest breathing characterized by shallow, irregular and rapid breathing. अब इसी चीज को माहिरीन नफ्सियात जो हैं, वो रिलैक्सेशन से मुताल्लिक करते हैं कि अगर आप अपने आप में महसूस करें कि आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इमोशनल डिस्ट्रेस में हैं, और अगर आप इस चेस्ट ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग में चेंज कर लें, तो फिर आपकी रिलैक्सेशन जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसलिए माहिरीन नफ्सियात जो हैं, वो चेस्ट ब्रीदिंग को एब्डोमिनल ब्रीदिंग में चेंज करने के लिए लोगों को, एथलीट्स को, ज़हनी मरीजों को, रोजमर्रा की जिंदगी में कारोबार में मसरूफ लोगों को, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं कि वो चेस्ट की बजाय एब्डोमिनल ब्रीदिंग करें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप भी प्रैक्टिस कीजिए। इन दोनों चीजों का ख्याल रखिए कि जब भी आप चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है दैट यू आर in a state of an emotional distress. Change that chest breathing into abdominal breathing and you will begin to relax. So, as a backgrounder, keep this in mind, the breathing, whether chest or abdominal, is closely related to relaxation. Let us now go forward and look at those 4 strategies that we talked about, how relaxation may be brought about in athletes and sportspersons by teaching them certain technologies. The first thing that we need to see in this regard
is progressive relaxation. Progressive relaxation refers to an ability on the part of a person to relax his body, his muscle tone. Normally, progressive relaxation is associated with the name of Edmund Jacobson. And this progressive relaxation was discovered, say, some psychologists are of the view, मैं ये भी आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं ये क्यों बात कह रहा हूं कि some psychologists are of the view and not everybody agrees on that. Some psychologists are of the view that Edmund Jacobson, in the early years of the last century, 1928, 1929, 1930, 35, 38, was the person who brought forward this technique of progressive relaxation. ये मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ माहिरीन नफ्सियात इससे डिसएग्री क्यों करते हैं, उसकी वजूहात हैं, उसका भी अभी जिक्र करते हैं. Progressive relaxation involves a number of things. What is to be achieved in this is a state of relaxation on the part of the protagonist. उसका तरीका क्या है? Number one, that the subject lies down on his back. आप आराम से, या एक सब्जेक्ट को बताया जाता है कि वो आराम से सीधा लेट जाए ऐसे कमरे में, ऐसी जगह जहां फिजिकल एनवायरनमेंट क्वाइट हो. Lying down on the back in a quiet room is the first condition of progressive relaxation. Legs should not be crossed, your hands or the protagonist's hand are spread along the body. All unnecessary stimulation is cut off. No harsh light, no sounds, no telephone ringing, and no cell phone, please. All of that is cut out. And then a person is asked by the trainer or the psychologist to begin tensing his muscles. He's asked or she's asked to begin from the toes. पांव के अंगूठे को टेंस करके उंगलियों को टेंस कीजिए और फिर उन्हें रिलैक्स कीजिए. फिर पांव के तलवे को और एड़ी को टेंस कीजिए और फिर उसे रिलैक्स कीजिए. फिर पिंडली को टेंस कीजिए और फिर उसे रिलैक्स कीजिए. कम अप टू द knee and the thigh, make it tense and then relax it. Then come up to the midsection of the body, make it tense and then relax it. Then come up to the abdominal section, make it tense and then relax it. Then come up to the chest, make your chest as tense as possible, then relax it. Then go down to the arms. First, then make your shoulders tense and then relax them. Then make your biceps tense and then relax them. And then make your forearms tense and then relax them. And then your wrist and your hand to be made tense and then relaxing. Then the same procedure is to be repeated for this side, this arm, this side of the body, and the other leg. इस तरह से प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में सिखाया जाता है कि जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा को, हिस्सों को टेंस करें और फिर उन्हें रिलैक्स करें. और इस तरीके से जो प्रोटैगनिस्ट है, जो सब्जेक्ट है, वो सीख जाता है रिलैक्स करना. दिस इज द प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन स्ट्रैटेजी. लेकिन एक दो बातें इसमें गौर तलब हैं. वो क्या बातें हैं? नंबर वन, दैट इनिशियली when you are practicing or when somebody is practicing progressive relaxation, it would be difficult because he or she is not used to making the muscles of the body tense and then relaxing it. That it would come about in a week or a month's time. Progressive relaxation must be practiced at least 1 hour in a day.
शुरू में तकरीबन 1 घंटा आपको या एक एथलीट को या एक ट्रेनी को ये टेक्निक सिखाई जाती है। शुरू के पहले चंद मिनट जो हैं उसमें रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग के साथ जो सब्जेक्ट है वो ये ट्रेनिंग सीख के इससे फायदा उठाने के काबिल हो जाता है। Over a span of 1 to 2 weeks, trainers and psychologists have seen that a person can become quite good at relaxation, and then this relaxation takes just a few minutes. जो पहले शुरू में जब हमने टेक्निक शुरू की थी उस वक्त उसको 1 घंटे की प्रैक्टिस करते थे, और माहिरीन नफ्सियात ने देखा कि प्रैक्टिस के बाद वो रिलैक्सेशन जो है that can be achieved in just a few minutes. Research shows by a number of people that progressive relaxation is very effective, that it helps in relaxing people, particularly people who are tense related to sports. एक बात इस रिलैक्सेशन ट्रेनिंग से मुतल्लिक ये भी अर्ज कर दूं कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एप्लीकेबल नहीं है। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बहुत से फील्ड्स में इसकी एप्लीकेशन है, और मैंने उन फील्ड्स का अभी आपको नाम भी गिनवाए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में मिसाल के तौर पर, क्लिनिकल साइकोलॉजी में मिसाल के तौर पर ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में हमने ये भी देखा है कि वो लोग जिनको ट्रेन करके रिलैक्स कर दिया जाए, दे बिकम बेटर डिबेटर्स, दे बिकम बेटर प्रेजेंटर्स। तो इसका दे बिकम बेटर टीचर्स, दे बिकम बेटर ऑरेटर्स, दे बिकम बेटर एक्टर्स, दे बिकम बेटर एक्ट्रेसेस। तो रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन की इतलाक का बहुत वसी कैनवस है। चलिए इससे आगे चलते हैं और दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग। ऑटोजेनिक ट्रेनिंग रिलेट्स टू ट्रेनिंग ऑफ द सेल्फ। ऑटो मीन्स सेल्फ and genic means related to parts of the body. Autogenic training relates to how you can, or a person can, train his muscles and his mental attitude to relax. Autogenic training is very similar to auto-hypnosis. Hypnosis से आप वाकिफ ही हैं। Hypnosis relates to putting a person into a trance, into a relaxed state of mind and body. Autogenic training में 2 चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। Certain exercises, physical, and certain mental exercises. If we look at these mental and physical exercises, we can see that there are 3 main parts or 3 main components of autogenic training. Now, what are those 3 main components of autogenic training? Number 1, first and foremost, is to create in oneself the feeling of warmth and heaviness in the limbs. अगर एक शख्स अपने आप से ये कहने लगे, I am relaxed, that my limbs are getting more and more heavy, then this is a way to achieve the first component. The first component is relaxation. Second component of this is use of imagery. In autogenic training, a person is taught to bring to his mind those images that relax him. आप बताइए, आप पिछली दफे अगर किसी ऐसे मकाम पे गए थे पिछली अपने हॉलीडेज में जहां आपने बहुत रिलैक्स्ड फील किया था, तो वो क्या जगह थी? Probably somewhere in the northern parts of Pakistan, up in the mountains, or probably in the western part of Pakistan along the seashores. आपने महसूस किया होगा कि पहाड़ पर या समुद्र के किनारे आपने
relaxed महसूस किया. Bring that image into your mind. When you bring that image into your mind, that is the use of imagery. The third thing in this context in autogenic training is that you bring about a specific theme. Specific theme might relate to how you may relax, such as certain self-statements. I'm relaxed. Everything is fine with me. There is no worry for me in the next 5, 10 minutes or 20 minutes or 1 hour. These are specific themes that you touch upon. So these are the three things that help autogenic training. Research shows that autogenic training is one of the effective ways of achieving relaxation response. अब इससे आगे चलते हैं, तीसरा तरीका देखते हैं, and that is meditation. हमने आपसे कहा था, when we were talking about progressive relaxation, that some psychologists believe that relaxation can be achieved, was mentioned by Jacobson as one of the main procedures of reducing anxiety. But in the Eastern cultures, the areas of the world that we belong to, meditation has been practiced for a very, very long time for relaxation. जो हमारे हमसाया मुल्क में प्रैक्टिस की जाती है, वो भी मेडिटेशन है, और जो इस्लाम के सूफिया कराम ने प्रैक्टिस की है, वो भी मेडिटेशन है. So, meditation in these regions, in these areas, has been long practiced as one of the technologies of relaxation. Now, what is meditation? Meditation actually is focusing of attention on a particular subject or a particular word or a particular topic. Meditation involves attentional focusing. Attentional focusing is focusing the mind, consciousness on a single thought, sound, or object. In certain Eastern cultures, those sounds or objects may relate to them. In our Islamic traditions, these objects or thoughts that we or the Muslims focus on relate to sometimes मुख्तलिफ जो अल्लाह ताला की सिफात हैं, उनके बारे में एक ख्याल या साउंड या थॉट जहन में लाई जाती है, और ये मेडिटेशन का तरीका है. और रिसर्च ने ये दिखाया है कि मेडिटेशन, which means focusing attention on a single thought, sound, or an object, leads to tremendous amount of relaxation. It is a mental practice. The person who's meditating concentrates just on one single thing. जैसे मैंने कहा, सूफिया कराम जो हैं हमारी इस्लाम की तारीख में, वो अल्लाह ताला की सिफात को साउंड के तौर पे या थॉट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मेडिटेशन के लिए. और ये मेडिटेशन का तरीका जो है, ये रिलैक्सेशन का बहुत पुराना तरीका है. रिसर्च से ये भी जाहिर हुआ है कि मेडिटेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ रिलैक्सेशन. चलिए इससे आगे चलते हैं और आज उस चौथे तरीके पर भी एक नजर डालते हैं, एंड दैट इज बायो फीडबैक ट्रेनिंग. Biofeedback training uses instruments to teach people to control their involuntary responses. आमतौर पर हम इसमें स्किन टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, आमतौर पे हम इसमें अपनी मसल रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, और आमतौर पे हम इसमें अपनी ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करते हैं. Skin temperature, EMG, electromyography, and EEG, electroencephalogram. These are the three technologies or methods that are used in biofeedback. इसके अलावा biofeedback के और भी तरीके हैं. Controlling, for instance, one's rate of heartbeat, controlling, for instance, one's blood pressure. और ये भी हम इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से करते हैं.
Instruments are attached to the body. A person can notice his physiological response and then concentrates on bringing that physiological response within a relaxed state, and that helps to bring that physiological involuntary response to a relaxed phase, to a relaxed stage. And that is the method of biofeedback. In 42 studies, research has shown that 83% of the subjects who used biofeedback were successful in reducing their tension, in getting relaxed. So biofeedback then is an important method of relaxation. Before we end today, let us recap what we talked about. We had looked at certain ways in which heightened physiological reactions may hinder performance. आज हमने ये कोशिश की है कि हम वो उन तरीकों के बारे में जानें कि वो जो heightened state of anxiety है, वो जो heightened state of arousal है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ताकि उसको जब हम कंट्रोल कर लें तो एथलीट जो है या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो परफॉर्मेंस को बेहतर तौर पर अदा कर सके. हमने देखा कि इस ज़िमन में सांस लेने का बहुत गहरा असर है रिलैक्सेशन के साथ. We talked about breathing from chest and breathing from abdomen. We saw that chest breathing is rapid breathing. It is a sign of emotional distress. And we saw that abdominal breathing is a slow and regular breathing, and that it is a sign of relaxation. So breathing के जरिए से, as a backgrounder, keeping that in mind, we can say that that is a major background of how relaxation may be achieved. Then we talked about 4 specific technologies of relaxation. Progressive relaxation, that you make your muscles of the body tense and then relax. Autogenic training, that you tell yourself that you are relaxing. Put yourself in a relaxing situation. Make your muscles unwind. Then we talked about meditation, and we saw that meditation is an Eastern way of focusing on a certain object in the mind, focusing one's consciousness on certain object or certain names. And then the 4th thing that we talked about today is biofeedback. Biofeedback uses instrumentations so that a person can see his involuntary responses, such as his skin response, such as his blood pressure, such as his respiration rate, such as his heart rate. And by noticing these things, he auto-suggests himself to bring those responses, to bring those involuntary responses in a relaxed manner, in a relaxed state. That is the example, that is the explanation of biofeedback. Research has shown that all of these 4 methods are very helpful in making a person relaxed. Research has shown that general breathing by abdominal breathing helps to relax a person. So sports psychologists then train sports persons to, number 1, how to breathe properly, and then use those 4 technologies of making them relax. That is progressive relaxation, that is autogenic training, that is meditation, and that is biofeedback. इस ट्रेनिंग की बिना पर स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो बहुत रिलैक्स करते हैं, वो अपनी कॉग्निटिव एंजाइटी को कम करते हैं, वो अपनी प्री कॉम्पिटिशन एंजाइटी को कम करते हैं, वो अपनी हाइटेंड स्टेट ऑफ अराउजल को कम करते हैं, और इस तरह से जो बढ़ी हुई एंजाइटी की वजह से, जो बढ़ी हुई हाइटेंड स्टेट ऑफ अराउजल की वजह से उनकी परफॉर्मेंस बुरी हो रही होती है, वो उनकी परफॉर्मेंस का नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, and thereby the performance improves. That is a very major role that sports psychologists are playing. And as I said to you earlier,
The relaxation training, relaxation techniques are not only employed by sports persons, you can also employ these methodologies upon yourself. You can start with breathing, and that will relax you. You can start with progressive relaxation, and that will relax you. These two initial technologies would relax you, and you would perform better in your exams and in your studies and in your extracurricular activities. Do try these things. We will look into other things the next time. Until then, Khuda Hafiz, God be with you.